दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एम के जॉब 02 पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हम कक्षा 6 से 10 तक का जो राजस्थान अध्ययन की बुक है उसका अध्यापन करवा रहे हैं। तो आज हमारा जो कक्षा 8 की बुक है उसका लास्ट चैप्टर है राजस्थान में कला एवं संस्कृति। ठीक है, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है प्लीज़। तो प्रारंभ करते हैं। राजस्थान में कला का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास के साथ जुड़ा है। यानी कि जो राजस्थान है इसमें जो कला का इतिहास है वह यहाँ के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। खुदाई से प्राप्त अवशेषों से यहाँ की कला के क्रमिक विकास को सहज ही समझा जा सकता है। यानी कि जो राजस्थान में सभ्यताएँ विकसित हुई उनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उससे हम यहाँ के जो क्रमिक विकास है उसको समझ सकते हैं। जैसे आहड़ सभ्यता, कालीबंगा, पंचमदा, बागोर, गिलुंड, ओझाना। आहड़ सभ्यता उदयपुर में, कालीबंगा हनुमानगढ़ में, बागोर भीलवाड़ा में, गिलुंड राजसमंद में और ओझाना आप कमेंट बताएं। आदि गांव उल्लेखनीय सभ्यता के केंद्र है। ठीक है, सुरक्षा एवं जीवन उपयोगी साधनों को ध्यान में रखते हुए प्राय नदियों, तालाबों, पहाड़ियों या उनके बीच गांव बसाए जाते थे। यानी कि जो सभ्यता विकसित हुई थी वो अधिकतर नदियों के पास में, जलाशयों के पास में विकसित हुई थी। मकान प्राय केलू या घास फूस के ढके कच्चे मकानों के होते थे। यानी कि जो मकान बनाए जाते थे वो केलू यानी कि जो मिट्टी होती है पकी हुई उसके बनाए जाते थे। समृद्ध व्यक्ति के घर में पटशाला, डालियाँ, पशुओं के छप्पर, अन्न के कोठे पाए जाते थे। जो पैसे वाले व्यक्ति थे उस समय तो उनके घर में क्या पटशाला, डलियाँ, पशुओं के छप्पर आदि सुविधाएं होती थी। नगर या कस्बे की बसावट सुनियोजित थी। यह बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो सभ्यता विकसित हुई है वो कैसी थी? सुनियोजित, यानी कि एक ही तरह से बसी हुई। नागदा, चिरवा, कल्याणपुर आदि कस्बे घाटियाँ, पहाड़ियाँ, जंगल से घिरे स्थान में बसाए गए। नगर में मंदिर, महल, भवन, परकोटा, जलाशय, सड़कों की व्यवस्था आदि होती थी। यानी कि जो मंदिर, जो नगर होते थे उनमें सभी तरह की व्यवस्थाएं होती थी, मंदिर भी, महल भी, भवन भी। जैसे देलवाड़ा और इंगोद, इंगोद नहीं बिंगोद है। ठीक है, आगे राजस्थान स्थापत्य कला का धनी है। यानी कि राजस्थान में जो स्थापत्य कला है यानी कि भवन निर्माण और भी अन्य कुछ निर्माण, तो वो क्या है इसमें धनी है। यानी कि सबसे ज़्यादा राजस्थान में कलाकृति देखने को मिलती है। यहाँ की स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएँ दुर्गों का निर्माण। जो राजस्थान में जो स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषता क्या है? दुर्गों का निर्माण, हवेलियों की स्थापना, मंदिरों का स्थापत्य जो बेजोड़, आमेर, बूंदी, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर, कुंभलगढ़ आदि उल्लेखनीय है। यानी कि जो राजस्थान को दुर्ग बनाने की परंपरा है वह सबसे अनूठी है। यहाँ के दुर्गों को आज की मानव सोचे तो उनके सोच से बाहर है, बनाना संभव भी नहीं है। दुर्ग पहला बिंदु है राजस्थान की जो कला संस्कृति उसमें दुर्ग प्राय सामरिक दृष्टि से सुरक्षा के लिए बनाए जाते थे। दुर्ग क्यों बनाए जाते थे? कि जो बाहरी आक्रमणकारी होते थे उनसे सुरक्षा के लिए। राजस्थान को दुर्गों की भूमि कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यानी कि राजस्थान में इतनी दुर्ग है कि अगर यहाँ को दुर्ग की भूमि कहा जाए राजस्थान को तो भी कोई कमी नहीं है। सुरक्षा की दृष्टि से ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर, गहरी नदियों के किनारे अथवा मैदानी भागों में बनाए जाते थे। दुर्ग के निकट प्राय गहरी खाइयाँ भी बनाई जाती थी जिनमें पानी भरकर जहरीले जानवर छोड़कर शत्रु को रोका जाता था। ये पारिक कही जाती है। अब प्रश्न बनेगा कि पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है? तो ऐसे दुर्ग जिनके चारों ओर क्या होती थी? गहरी खाइयाँ, उनको बोलते थे पारिक दुर्ग। ठीक है, दुर्ग शासकों के आवास, सेना, जन सामान्य के लोगों को रहने के लिए भी सुरक्षित स्थल थे। दुर्ग में कृषि, खाद्य भंडार, वापी, कुंड, जलाशय इत्यादि पर्याप्त व्यवस्था के कारण सैनिक, योद्धा कई महीनों तक दुर्ग के सभी मार्ग बंद कर शत्रु को छकाते रहते थे। यानी कि दुर्ग कोई छोटी मोटी जगह में नहीं बनाए जाते थे, बल्कि दुर्ग के अंदर क्या कृषि की जाती थी। और दुर्ग के अंदर इतना सामान रखा होता था कि जो बाहरी सेनाएं उससे वो 2-3 महीने तक अंदर रहे, साथ साथ उनसे युद्ध कर सकते थे। राजस्थान में प्राय दुर्ग के लिए किला अथवा गढ़ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो देखो बहुत सी जगह दुर्ग बोलते हैं, बहुत सी जगह किला और बहुत सी जगह गढ़, तो ये क्या एक ही समानार्थी शब्द है। अब जो पहला दुर्ग है बूंदी का दुर्ग। बूंदी शहर के उत्तर छोर की पहाड़ी पर, यानी कि जो बूंदी जिला है उसके उत्तर छोर की पहाड़ी पर 1354 में राव बरसिंह ने बूंदी दुर्ग बनवाया। तो जो बरसिंह हाड़ा है, क्योंकि बूंदी में हाड़ा वंश था तो बरसिंह हाड़ा ने क्या बनवाया था? बूंदी का दुर्ग कब? 1354 में। दुर्ग के चारों ओर सुदृढ़ परकोटा है। परकोटा यानी कि दीवार है। छत्रसाल महल, यंत्रशाला, बादल महल
अनिरुद्ध महल। तो आपको ध्यान रखना है कि किस दुर्ग में कौन कौन से दर्शनीय स्थल है। छत्रसाला महल, यंत्रशाला, बादल महल, अनिरुद्ध महल के भित्ति चित्र देखने को बनते हैं। भवनों की छतरियाँ, दरबार हॉल के अलंकृत स्तंभ कला में अनुपम है। जो यहाँ की कलाकृति है वह सबसे अनूठी है, यानी कि चित्रकला। अगला दुर्ग है लोहागढ़ दुर्ग। इस दुर्ग का निर्माण भरतपुर के जाट वंश के महाराजा सूरजमल ने करवाया। जो लोहागढ़ दुर्ग है इसका निर्माण भरतपुर के जो जाट राजा हैं सूरजमल जी ने करवाया। इसके चारों ओर मिट्टी की दोहरी प्राचीर बनी है। प्राचीर मतलब दीवार, इसलिए इसे मिट्टी का दुर्ग भी कहा जाता है। तो प्रश्न बनेगा मिट्टी का दुर्ग किसको कहा जाता है, तो किसको भाई, लोहागढ़ के दुर्ग को। इस पर आक्रमण हुए लेकिन इसे कोई भी जीत नहीं पाया, अतः इसे अजय दुर्ग भी कहा जाता है। यानी कि जो भरतपुर का दुर्ग है इसको अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अगला दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग। ऊंची पहाड़ी के शिखर पर रणथंभौर दुर्ग है जो दुर्गम और दुर्गभ्य दुर्ग है, यानी कि इस पर पहुंचना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ठीक है। बताया जाता है कि इस दुर्ग का निर्माण चौहान वंशीय शासकों ने करवाया था। इस दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हम्मीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस दुर्ग में कौन सा दर्शनीय स्थल है। जैसे रणथंभौर दुर्ग में नौलखा दरवाजा, हम्मीर महल, 32 खंभों की छतरी आदि ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर का प्रसिद्ध मंदिर है। वर्तमान में यह दुर्ग तथा आसपास का वन क्षेत्र रणथंभौर बाग परियोजना में आ जाने से इसके जीर्णोद्धार और सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यानी कि जो रणथंभौर दुर्ग है वो रणथंभौर बाग परियोजना के अंतर्गत आता है, तो इसके लिए इसको दोबारा से इसका डेंटिंग पेंटिंग किया जा रहा है। ठीक है। अगला दुर्ग है जालोर दुर्ग। पश्चिम राजस्थान में सोननगरा चौहानों के शौर्य का प्रतीक जालोर दुर्ग अपनी प्राचीनता व सुदृढ़ता के लिए प्रसिद्ध है। यानी कि जालोर दुर्ग है वह किसके द्वारा बनाया गया था, सोननगरा चौहानों के द्वारा। पश्चिम अरावली श्रृंखला की सोननगरी पहाड़ी पर खड़े इस दुर्ग के चारों ओर दरवाजे हैं। जो जालोर दुर्ग है इसके चारों ओर दरवाजे बनाए गए हैं। इसका निर्माण 10वीं शताब्दी में परमार राजाओं धारावर्ष और मुंज ने करवाया। तो ऐसी मान्यता है जो जालोर दुर्ग है इसका निर्माण परमार वंश के राजा धारावर्ष और मुंज ने करवाया था। इस दुर्ग में कुएं, कुंड, मंदिर और एक दरगाह भी बनी हुई है। यानी कि जो दुर्ग है इसमें मस्त दरगाह भी है और मंदिर भी है। अगला जो दुर्ग है चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ मध्यमिका नगरी के पतन के बाद, यानी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग वर्तमान में चित्तौड़गढ़ जिला है, इसी को प्राचीन काल में मध्यमिका नगरी के नाम से जाना जाता था। जो मध्यमिका नगरी के पतन के बाद चित्रकूट पहाड़ी पर 7वीं सदी के दुर्ग की नींव रखी गई। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग की नींव कब रखी गई? 7वीं सदी में। कालांतर में प्रतिहार, चालुक्य, परमार, सिसोदिया शासकों द्वारा इसका समय समय पर विकास और विस्तार हुआ। यानी कि जब चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर अन्य राजाओं ने शासन किया तो इसका धीरे धीरे वो विकास करते रहे, जिनमें चालुक्य है, प्रतिहार है, परमार है, सिसोदिया है। यह दुर्ग मत्स्याकार पहाड़ी पर स्थित है। यानी कि जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है ये मछली के समान पहाड़ी पर स्थित है, जो 2 सुदृढ़ प्राचीरों से घिरा हुआ है। यानी कि प्राचीर बोलते हैं दीवारों से। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार हैं। कितने? 7 प्रवेश द्वार इसमें, तथा राजमहल, कलात्मक मंदिर, जलाशय आदि बने हुए हैं। दुर्ग पर बने प्राचीर तीर्थ स्थल जैसे गोमुख कुंड के उत्तर पूर्व के कोण पर कुंभा ने कीर्ति यानी कि विजय स्तंभ बनवाया। यानी कि जो महाराणा कुंभा है उन्होंने क्या बनवाया यहाँ पर? कीर्ति स्तंभ, जो 47 फीट वर्गाकार, 10 फीट ऊंची जगती यानी कि चबूतरे और 122 फीट की ऊंचाई के लिए 9 खंडों यानी कि 9 मंजिलों पर स्मारक है। जो विजय स्तंभ है इसकी विशेषता बताई गई है तो 122 फीट लंबा है और 47 फीट कैसा वर्गाकार है और 10 फीट इसकी जगती है यानी कि चबूतरा। 9 खंडों के विजय स्तंभ में असंख्य देवी देवताओं की मूर्ति उत्कीर्ण है। तो जो विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है, इसमें जो मंजिल बनी हुई है उनमें विभिन्न विभिन्न मंजिलों में विभिन्न लोक देवताओं के चित्रण है। ठीक है। किसी में चित्रण है, किसी में चित्रण नहीं है, किसी में जो इसके कारीगर थे उनका नाम है। इसलिए इसे भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश कहा जाता है। और क्या बोलते हैं इसको? भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश। अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है। घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नज़र नहीं आता। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है वह क्या? अगला दुर्ग है कुंभलगढ़ दुर्ग। कुंभलगढ़ दुर्ग छोटी बड़ी पहाड़ियों से मिलकर बना है।
यानी कि इसके पास में छोटी और बड़ी 2 पहाड़ियाँ हैं, तो उनसे मिलकर बना है। घाटियों एवं बीहड़ जंगलों से घिरा होने के कारण एकाएक नज़र नहीं आता। यानी कि जो ये पहाड़ियों और जंगलों से घिरा है, तो क्या सामान्य व्यक्ति को नज़र नहीं आता, लेकिन सबसे ऊंचा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि किसी व्यक्ति ने कहा था, आप कमेंट बताएंगे वह व्यक्ति कौन था वो, कि इसकी नीचे से ऊंचाई देखने पर सर की पगड़ी गिर जाती है। तो कमेंट बताएंगे वो कौन व्यक्ति था। यह सर्वाधिक सुरक्षित दुर्ग है। इस दुर्ग को कुंभल नेर भी कहा जाता है। किसी प्राचीन अवशेष का इस पर, यानी किसी प्राचीन जगह थी यहाँ पर, और उस पर क्या इसको पुनर्निर्माण किया गया है। किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। इन्होंने अपने प्रसिद्ध शिल्पी सूत्रधार मंडन के नेतृत्व में 1458 में इसे निर्मित करवाया। 9 पोलो यानी कि 9 दरवाजों से युक्त और चारों ओर घुमावदार, सुदृढ़ तथा चौड़ी दीवार बनी हुई है एवं दीवारों के नीचे गहरी खाइयाँ हैं। दुर्ग में समतल भूमि पर निर्मित स्थापत्य कला के नमूने अनूठे हैं। यानी कि यहाँ पर स्थापत्य कला का काम बहुत ही अच्छी प्रकार से हुआ है। जैसे नीलकंठ महादेव का मंदिर, यज्ञ वेदी के साथ जैन मंदिर, झाली बावड़ी, मामा देव कुंड, कुंभ स्वाम मंदिर, रायमल के पुत्र पृथ्वीराज का स्मारक। दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहा जाता है। जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, जो इसका सबसे ऊंचा भाग है, उसको क्या बोलते हैं भाई? कटारगढ़। ठीक है, यहीं महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। जो महाराणा प्रताप है उसका जन्म भी यहीं पर हुआ था। सीमा और सामरिक दृष्टि से इस दुर्ग का बड़ा महत्व है। यानी कि सीमा और सामरिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। अगला दुर्ग है आमेर दुर्ग। ढूंढाड़ क्षेत्र का यह दुर्ग पर्याप्त सुरक्षित है। यानी कि जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, जो जयपुर, दौसा और इसके आसपास का क्षेत्र है, उसको ढूंढाड़ बोलते हैं। तो उसका क्या ये प्रमुख दुर्ग है। महाराजा मानसिंह के काल से ही इस दुर्ग की स्थापत्य कला में विशेष उन्नति है। यानी कि जो महाराजा मानसिंह थे, उन्होंने इसके निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। यहाँ की स्थापत्य कला में हिंदू एवं मुगल शैली का सुंदर समन्वय है। यानी कि जो ढूंढाड़ दुर्ग है, यानी कि ढूंढाड़ में जो आमेर दुर्ग है, इसमें किसका प्रभाव है भाई? मुगल शैली का। भवनों में जड़े शीशों की सुंदरता देखते ही बनती है। दुर्ग के प्रवेश द्वार गणेश गेट पर शीला देवी का प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि शीला देवी का मंदिर किस दुर्ग के दरवाजे पर बना हुआ? तो कहाँ पर? आमेर दुर्ग के। अगला है गागरोन का जल दुर्ग। यह राजस्थान का जल दुर्ग है, जो झालवाड़ा जिले में स्थित है। यह दुर्ग 2 नदियों काली सिंध और आहू नदी पर संगम पर निर्मित है। गागरोन दुर्ग अपने प्राकृतिक वातावरण के साथ साथ रणनीतिक कौशल के आधार पर निर्मित होने के लिए प्रसिद्ध है। यह दुर्ग हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। ठीक है, तो गागरोन दुर्ग कैसा है? जल दुर्ग है, जो काली सिंध और आहू नदियों के मध्य स्थित है। अन्य दुर्ग, राजस्थान में और भी कई महत्वपूर्ण दुर्ग हैं, जिसमें जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अपनी मजबूती और सुंदर राजप्रतापों के लिए प्रसिद्ध है। जो राजस्थान है, इसमें दुर्गों की कमी नहीं है, लेकिन जो आपकी बुक है कक्षा 8 की, इसमें मुख्य दुर्ग दिए हुए हैं। अगला है बीकानेर का जूनागढ़ दुर्ग, जो रेगिस्तानी भूमि में बनने वाले दुर्गों में से उत्कृष्ट है। दुर्ग के अंदर की स्थापत्य कला में मेहराब वाले दरवाजे मुगल प्रभाव को यथेष्ट प्रमाण है। यानी कि जो बीकानेर का दुर्ग है, उसमें जो मेहराब बने हुए हैं वो मुगल शैली में बने हुए हैं। जैसलमेर का सोनारगढ़ का दुर्ग पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है। यानी कि प्रश्न बन सकता है कि जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो किस पत्थर से बना हुआ है? तो किससे? सोनारगढ़ का किला, तो किससे? पीले बलुआ पत्थर से। सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने जैसा चमकता है, इसलिए इसे सोनार किलाए या द गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। किसको? जैसलमेर दुर्ग को। अब है स्थापत्य कला में मंदिरों का विकास गुप्त काल से ही माना जाता है। जो मंदिरों का विकास है वह कब से? गुप्त काल से माना जाता है। जो गुर्जर प्रतिहार, गोहिल, चंदेल, राठौड़, परमार सोलंकी, चालुक्य, पाल शासकों से समय से भी होता रहा है। यानी कि जो मंदिरों का बनाने का प्रचलन है वो कब से? गुप्त काल से। और उसके बाद जो भी वंश हुए उन्होंने सबने मंदिर बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मंदिर में देवी देवताओं की स्थापना होती है। इनका निर्माण शिल्प शास्त्रों के नियमानुसार होता है। राजस्थान में प्रमुख मंदिरों को निम्नलिखित रूप में दर्शाया गया है। जो राजस्थान में मंदिर है उनके बारे में मुख्य रूप से दिया हुआ है। मेवाड़ के प्रमुख मंदिर, तो आपको ये वीडियो 2-3 बार देखनी है जिससे आपके समझ आए। पहला है जगदीश मंदिर। कहाँ पर है? उदयपुर। जगदीश मंदिर उदयपुर। सहस्त्रबाबू मंदिर
उदयपुर, नागदा, अंबिका मंदिर, जगत उदयपुर, श्रीनाथ जी का मंदिर, नाथ द्वारा राजसमंद, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में स्थित है। ऋषभदेव जो जैन मंदिर है वह उदयपुर में है। श्रीनाथ जी, चार भुजनाथ मंदिर, गढ़बोर, राजसमंद में। तो ये मंदिर पढ़े थे हमने, ये मेवाड़ के थे। अब पढ़ेंगे मारवाड़ के प्रमुख मंदिर। देलवाड़ा जैन मंदिर आबू पर्वत सिरोही में स्थित है। रणकपुर जैन मंदिर, पाली किराड़ू के मंदिर बाड़मेर में स्थित है। और ओसिया के मंदिर जोधपुर में स्थित है। उसके बाद है हाड़ौती के मंदिर। तो हम जनपदों के आधार पर मंदिर पढ़ रहे हैं, पहले मेवाड़ का पढ़े थे, उसके बाद मारवाड़, अब है हाड़ौती के प्रमुख मंदिर। हाड़ौती में जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ा ये सब आ जाते हैं, ठीक है। हिंदू मंदिर बारडोली रावत भाटा में स्थित है। शिव मंदिर भंडदेवरा बारा में, कंसवा मंदिर कोटा में, कमलेश्वर महादेव मंदिर बूंदी में, सूर्य मंदिर झालरापाटन झालावाड़ा में। आगे है शेखावाटी व जयपुर के प्रमुख मंदिर। आभानेरी मंदिर है जो दौसा जिले के बांदीकुई में स्थित है। खाटू श्याम जी का मंदिर सीकर में है। और गोविंद देव जी का मंदिर जयपुर में स्थित है। आगे मंदिर प्राय राजा महाराजाओं, रानियों, जागीरदारों और श्रेष्ठों समझा जन सामान्य के, स्त्री पुरुषों के सहयोग के समय समय पर निर्मित हुए। यानी कि जो मंदिरों का निर्माण है ये किसी राजा ने, किसी रानी ने, तो विभिन्न लोगों द्वारा बनाए गए हैं। अगला है मूर्ति कला। राजस्थान में मूर्ति कला का विकास किस प्रकार से हुआ। राजस्थान में वैष्णव, शैव, शाक्त आदि के साथ जैन धर्म के अनेक मंदिर और मूर्तियाँ प्रसिद्ध है। यानी कि राजस्थान में विभिन्न धर्म होते जैसे वैष्णव है, शैव है, शाक्त है, और समय समय पर वर्तमान में भी विभिन्न धर्मों के लोग अपने इच्छानुसार मूर्तियों का निर्माण करवाते हैं। यद्यपि गुर्जर प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य, गोहिल शासकों के संरक्षण से मूर्तियों से सुसज्जित मंदिर निर्मित करवाए गए, तथापि प्रतिहारों का विशेष योगदान रहा है। यानी कि जो राजस्थान में वंश हुए थे उनमें सबने ही मंदिरों का निर्माण करवाया, लेकिन जो ज़्यादा मंदिरों का निर्माण करवाया और बेहतर करवाया वो किसने, प्रतिहार वंश ने। शैव धर्म की प्राचीन परंपरा में शिव के लिंग विग्रह व मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई हैं। जो शैव धर्म में क्या, शिव की लिंग और मानवीय प्रतिमाएं बनाई गई हैं। इन मूर्तियों में महेश मूर्ति, अर्धनारीश्वर मूर्ति यानी कि अर्धनारीश्वर मूर्ति, उमा महेश्वर मूर्ति, हरिहर मूर्ति, अनुग्रह मूर्तियों को अधिक उत्कीर्ण किया गया है। इन सभी प्रतिमाओं का सौंदर्य अनुपम है, यानी कि जो अच्छे रूप में बनाए गए हैं। वैष्णव मूर्तियों में दशावतार, लक्ष्मी नारायण, गजलक्ष्मी, गरुड़ासीन विष्णु आदि मूर्तियों में वैकुंठ, अनंत, त्रिलोक के मोहन को बहुत ही खूबसूरती से उत्कीर्ण किया गया है। तो वैष्णव धर्म में इसमें भगवान विष्णु को बहुत ही सुचारू रूप और आकर्षक रूप में दिखाया गया है। शाक्त देवालयों में महिषासुर मर्दिनी की मूर्ति की प्रधानता है। प्रश्न बन सकता है कि शाक्त देवालयों में किसकी मूर्ति की प्रधानता, तो किसकी, महिषासुर मर्दिनी की। ओसिया, बरमान सिरोही, झालरापाटन, चित्तौड़गढ़ आदि में सूर्य प्रतिमाएं देखी जा सकती हैं। सिरोही क्षेत्र में वसंतगढ़ और आहड़ क्षेत्र में धातु की जैन मूर्तियां, मीरपुर, आबू, देलवाड़ा जैन मंदिर, रणकपुर का जैन मंदिर, चित्तौड़गढ़, ओसिया की जैन मूर्तियां विशेष उल्लेखनीय है। यानी कि जो देलवाड़ा का मंदिर है, आबू मंदिर है, रणकपुर मंदिर है, इनमें क्या मूर्तियों की विशेष प्रधानता है कि कौन से धर्म की, जैन धर्म की। मूर्तियों में परिधान, आभूषण, केश विन्यास यानी कि बालों के जो आकार प्रकार बनाए गए हैं वो विभिन्न मुद्राएं मूर्ति कला को विशेषता रही हैं। अगला है मोलेला मूर्ति कला, यानी कि राजस्थान में कौन सी क्षेत्र है जहाँ पर मूर्तियों का विशेष रूप से कार्य किया जाता है। तो मोलेला गांव राजसमंद जिले में मोलेला गांव के कुम्हारों ने इस कला को विश्व भर पर पहचान दिलाई। ये शिव पार्वती, पणिहारी, भैरव जी, हाथी गणेश, ऊँट, घोड़ा, पुतली, हनुमान, तोता, चिड़िया, बांसुरी, शेर, मगरमच्छ, मूसक आदि लोग देवी देवताओं एवं जानवरों से सुसज्जित मिट्टी की फड़ बनाते हैं। जो मोलेला गांव राजसमंद है उसमें क्या है, यहाँ के व्यक्ति हैं कुम्हार जो क्या बनाते हैं, विभिन्न प्रकार की फड़ बनाते हैं जिनमें विभिन्न देवी देवताओं, पशु पक्षियों को बड़े सहज रूप से दर्शाया गया है। यह मोलेला मूर्ति कला के नाम से विख्यात है। जो मोलेला मूर्ति कला है वो मोलेला कला मूर्ति के नाम से विख्यात है। मिट्टी की मूर्तियों को आग में
पकाकर बनाने की कला को टेराकोटा कहा जाता है। तो टेराकोटा क्या है कि मिट्टी की मूर्तियों को आग में पकाकर तैयार करना ही क्या कहलाता है, टेराकोटा। अगला है हवेलियाँ। अगला है हवेलियाँ। राजस्थान में मूर्तिकला, दुर्ग, स्थापत्य कला की श्रेणी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद है हवेलियाँ। राजस्थान में वास्तु नियमों के अनुसार हवेलियों का निर्माण हुआ है, जिसमें जयपुर की हवेली परंपरागत सुप्रसिद्ध है। शेखावाटी की श्रेष्ठियों में, यानी कि शेखावाटी के जो श्रेष्ठियों ने इस परंपरा को अपनाने हुए हवेली का निर्माण करवाया। रामगढ़, नवलगढ़, मुकुंदगढ़, मंडावा, लक्ष्मणगढ़ की विशाल हवेलियाँ प्रसिद्ध हैं। जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली, नथमल की हवेली, पटवों की हवेली नक्काशी अनुपम है। यानी कि राजस्थान में विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न जो जागीरदार हैं उन्होंने हवेलियों का निर्माण करवाया है। ठीक है, जो जैसलमेर की सालिम सिंह की हवेली वो बहुत ही प्रसिद्ध है। उसके बाद है बीकानेर, फलौदी, करौली, भरतपुर, कोटा, जयपुर, उदयपुर की हवेलियाँ, जो स्थापत्य कला के लिए अद्भुत उदाहरण हैं। अगला छत्रियाँ, यानी कि किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या राजा महाराजा की मृत्यु पर बनाई जाने वाली स्मारक हवेलियाँ, छत्रियाँ। राजस्थान के शासकों, सामंतों, श्रेष्ठ वर्ग आदि ने अपने पूर्वजों की स्मृति में जो स्मारक बनवाए वे छत्रिया अथवा देवल के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ये किसके लिए बनाए जाते थे? अपने प्रतिष्ठित परिवार वालों के लिए या राजा महाराजाओं के लिए। ठीक है, पहला है अलवर की मूसी महारानी की छतरी, करौली में गोपाल सिंह की छतरी, बूंदी में 84 खंभों की छतरी और रामगढ़ में सेठों की छतरी, गैंटोर में ईश्वरी सिंह की छतरी और जोधपुर में जसवंत थड़ा। जो जोधपुर के राजा थे उनकी जो छतरियाँ बनी थी सभी की, वो कहाँ पर है? जसवंत थड़ा के आसपास है। उदयपुर में आयड़, जैसलमेर में बड़ाबाग की छतरी स्थापत्य कला के लिए अत्यधिक मोहक है। इन विशालकाय भव्य छतरियों को सुंदर नक्काशी एवं भित्ति चित्र के माध्यम से अलंकृत किया गया है, जो इसकी स्थापत्य कला में चार चांद लगा देते हैं। यानी कि जो छतरियाँ बनाई गई हैं इनको बहुत ही बारीकी से सजाया गया है, जिनमें स्थापत्य कला और मूर्तियों का भी ध्यान रखा गया है। ठीक है, अगला है चित्रकला। तो राजस्थान की चित्रकला अपने आप में एक अलग ही उदाहरण रखती है। राजस्थान में ऐतिहासिक काल से चित्रकला का संपन्न रूप रहा है। इसकी कलात्मक अजंता शैली के साथ साथ मुगल शैली का प्रभाव दिखता है। जो राजस्थान की शैली है इसमें अजंता शैली के साथ मुगल शैली का प्रभाव भी दिखाई देता है, क्योंकि राजस्थान में मुगलों का प्रभुत्व रहा था। इसलिए यह कला राज दरबार तक ही सीमित थी, परंतु मुगल साम्राज्य के पतन के साथ ही चित्रकार राज्य संरक्षण प्राप्ति के लिए इधर उधर चले। यानी कि जो मुगल काल में चित्रकला एक सीमित दायरे में थी, लेकिन जब उनका पतन हुआ तो चित्रकार अपने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए अन्य स्थानों पर जाने लगे। मुगल चित्रकारों ने स्थानीय कलाकारों व चित्र परंपराओं के साथ काम कर एक नूतन शैली को जन्म दिया। स्थानीय विशेषताओं के कारण स्वतंत्र शैली के रूप में विकसित हुई। यानी कि जब शैली का विकास हुआ तो धीरे धीरे लोग इसकी तरफ रुझान लेने लगे और अन्य छोटे छोटे लोग भी इसमें जुड़ने लगे। अब राजस्थान में चित्रकला की विभिन्न शैलियाँ अपनी अलग पहचान रखती है। विभिन्न रियासतों में चित्रकला अपनी स्थानीय विशेषताओं के कारण यहाँ शैली बन गई। विभिन्न शैलियों को रंग, पृष्ठभूमि, विभिन्न पशु पक्षियों आदि की दृष्टि से पहचाना जा सकता है। यानी कि जो शैलियाँ थी राजस्थान में भित्ति चित्र की, वो अपनी विशेषता के कारण अपने आप में सबसे अलग दिखने लगी। किसी में पशु पक्षियों के चित्र ज़्यादा हैं, किसी में व्यक्ति के ज़्यादा हैं, किसी में स्थापत्य के ज़्यादा हैं। जैसे जयपुर, अलवर के चित्रों में हरे रंग की प्रधानता है। तो जयपुर जो अलवर के चित्र हैं उसमें किस रंग की प्रधानता है? हरे रंग की। जोधपुर और बीकानेर के चित्रों में पीले रंग की प्रधानता है। उदयपुर के चित्रों में लाल रंग की प्रधानता है और कोटा के चित्रों में नीले रंग की प्रधानता। किशनगढ़ के चित्रों में सफ़ेद और गुलाबी रंग की प्रधानता और बूंदी के चित्रों में सुनहरे रंग की प्रधानता है। तो यहाँ से अच्छे प्रश्न बन सकते हैं, मिलान करने के लिए प्रश्न बन सकता है या MCQ के रूप में भी प्रश्न पूछ सकता है। अगला है चित्रों की पृष्ठभूमि में उदयपुर शैली में कदम वृक्ष, किशनगढ़ शैली में केले के वृक्ष, कोटा शैली में खजूर के वृक्ष और जयपुर अलवर शैली में पीपल के वृक्ष की अधिकता है। बीकानेर और जोधपुर शैली में आम के वृक्ष अधिक मिलते हैं।
विभिन्न शैलियों में पशु पक्षी भी अलग अलग हैं, जैसे उदयपुर शैली में हाथी और चकोर पक्षी, नाथद्वार शैली में गाय, जयपुर व अलवर शैली में मोर और घोड़ा आदि देखे जा सकते हैं। तो विभिन्न शैलियों में जो अधिक पशु पक्षियों के चित्र बनाए गए हैं या रंगों का प्रयोग किया गया है, तो उसी के आधार पर उन शैलियों को विभिन्न विभिन्न रूपों में बांट दिया गया है, जैसे मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, ढूंढाट शैली, इस प्रकार से। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी ने नारी सौंदर्य को चित्रित किया है। आमेर, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है। तो यहाँ से अच्छा प्रश्न बन सकता है कि कौन सी शैली पर मुगल शैली का प्रभाव दिखाई देता है, तो किस पर? आमेर, जोधपुर और बीकानेर शैली पर। प्राय शिकारी, मनोरंजन की क्रीड़ाएँ व उत्सवों के चित्रों के साथ साथ प्राकृतिक दैनिक जीवन, रीति रिवाज एवं परंपराओं से संबंधित चित्र भी बनाए जाते थे। यानी कि मुख्य चित्रों के साथ साथ दैनिक जीवन में जो भी कार्य होते हैं उनके चित्र भी बनाए जाते थे। अगला है संगीत कला। राजस्थान में प्राचीन काल से संगीत का प्रचलन रहा है। चाहे वो राजा महाराजा हों या नवाब हों, सभी को लिए संगीत बहुत ही आनंददायक होता था। तो इसकी परंपरा प्राचीन काल से ही है। युद्ध के समय उत्साहवर्धन संगीत की ध्वनि, वाद्य यंत्रों की गर्जना से जोश युक्त वातावरण हो जाता था। यहाँ विभिन्न रागों से युक्त संगीत के साथ साथ श्रृंगार से भी युक्त भांड राग भी उल्लेखनीय रहा है। यानी कि जो मांड राग है वो सब में उल्लेखनीय रहा है। यहाँ के शासकों ने संगीतकों, गायकों का सदैव सम्मान किया है। भक्तों ने भी संगीत के विभिन्न राग रागनियों का प्रचलन एवं प्रसारित किया है, जिसमें मीराबाई, दादू, चरणदास, दयाबाई और सहजोबाई, यानी कि विभिन्न भक्त हुए, उन्होंने भी जो संगीत को महत्व दिया है। संगीत के विभिन्न घरानों भी राजस्थान में विकसित हुए। जन सामान्य के बीच लोक संगीत में संस्कार, उत्सव, पर्व, देवी देवताओं के जागरण, वैवाहिक गीत आदि गाए जाते हैं। यानी कि राजस्थान में विभिन्न समाजों में भिन्न भिन्न रीति रिवाज प्रचलित हैं और उसी के आधार पर गीत गाए जाते हैं। कुछ शोक गीत होते हैं, कुछ खुशी के गीत होते हैं, इस प्रकार से। राजस्थान की अनूठी कला और संस्कृति यहाँ के दुर्ग, मूर्तिकला, हवेली, छत्रियों में देखने को मिलती है। जो हमारी गौरवपूर्ण विरासत है, इस विरासत को अक्षुण्ण रखना सबका दायित्व है। यानी कि हमें राजस्थान की जो स्थापत्य कलाएँ, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, दुर्ग हो, स्मारक हो, तो उनकी क्या करना है? संरक्षण। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल MK02। प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब करें। देखते हैं MKCQ सीरीज, यानी कि प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सम्मिलित नहीं है? तो देलवाड़ा के जो मंदिर है कहाँ पर है, इनमें बताना अपन को कौन सा सम्मिलित नहीं है। देखो, खाटू श्याम सीकर सही है, एकलिंग जी का मंदिर जयपुर, तो यही सम्मिलित नहीं है, ठीक है, सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दुर्ग का सर्वाधिक उच्च भाग कटारगढ़ कहलाता है? तो किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। अगला है, बूंदी में खंभों की छतरी स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण उदाहरण है। तो कौन सी खंभों की? 84 खंभों की छतरी, ठीक है। बनी ठनी चित्र शैली खाली जगह की प्रसिद्ध शैली है, तो कहाँ की? किशनगढ़ शैली की।